एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर विच इज अ चैप्टर 4 12th बायोलॉजी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन बींग्स कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरीके से प्रेगनेंसी होती है, किस तरीके से डिलीवरी होती है, किस तरीके से बच्चा माँ से फीड करता है मींस लैक्टेशन होता है। और लास्ट में हमने पूरे चैप्टर की समरी जानी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड दोज सेशन। अगर आपको लगता है कि मैंने ये कहाँ पढ़ा है तो यू कैन विजिट द वेबसाइट और द यूट्यूब चैनल ऑफ द मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर आपको सारे लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। देखो, उसको सीखो और समझो और फिर मुझे जो है एनालाइज करके बताना कि वो कैसे बने हैं, क्योंकि वो लेक्चर्स बेहतरीन है। इंडिया में वैसा किसी ने नहीं पढ़ाया है, ये मेरी गारंटी है। उनको जाओ, देखो और फिर सीखो कि किस तरीके से ह्यूमन का रिप्रोडक्शन होता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमने उसमें कवर की और जहां पर भी मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना था वहां पर मैंने एफर्ट देके पढ़ाया ताकि आप कंसेप्ट से लिंक कर पाओ और एनसीईआरटी को डिकोड कर पाओ। ठीक है, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू और लेट मी समझा यू, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। नॉर्मली स्कूल में, जैसे मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि ह्यूमन बीइंग का जो रिप्रोडक्शन था वो भी छोड़ देता, अरे ऐसा होता है, ऐसा होता, हटा दो। वैसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी हमारे स्कूल्स में बात नहीं की जाती है, पर ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है और हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा आपको, जैसे आपकी किडनी, लीवर, हाथ, पैर, मुंह, चेहरा, कमर, पैर, ये सब सही होने चाहिए, वैसे ही आपकी बॉडी में यूट्रस, जेनाइटल ऑर्गन, सर्विक्स, वजीना, मेल पेनिस, ये सब कुछ स्वस्थ होना चाहिए। नहीं तो आगे आने वाली जनरेशन्स को प्रॉब्लम हो सकती है और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनके बच्चों को दिक्कत हो। इसलिए हमें कभी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आई नो कि ये लेक्चर्स में आपको ये जो लेक्चर है ये मोरली बहुत स्ट्रॉन्ग लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको इतने सारे मोरल्स दूंगी ताकि आप समाज में मेरे बच्चे होने का एक प्रूफ बता सके कि हम शिप्रा मैम के बच्चे हैं, हम उनसे पढ़ते हैं और समाज में कुछ अवेयरनेस फैला सके। ये चैप्टर हमारे स्कूल्स में लोग शर्म के मारे नहीं पढ़ाते, पर आपको पता है कि आपकी शिप्रा मैम जो है शर्माती नहीं है और सब कुछ आपके डायरेक्टली दिल और दिमाग तक पहुंचाती है। तो शर्म किस बात की यार, हम इंडिया के जो है नागरिक हैं और लोगों के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें पूरा करना ही चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द इंडिया। समझ आई बात? सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नीट एग्जामिनेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि क्वेश्चंस ना आए हो। 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते ही हैं। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है चैप्टर पढ़ने के लिए कि अरे मोरली है तो हम नहीं पढ़ेंगे और हम छोड़ देंगे, उन लोगों को भी ये लेक्चर पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप लोग ये ऐसा कमेंट में लिखोगे द लेक्चर स्टार्टेड फ्रॉम दिस टाइम, ये बेटा तुम्हारी मूर्खता है, क्योंकि हर लफ्ज में जो मैं अपने मुंह से निकालती हूं उसका कुछ ना कुछ रेलिवेंस जरूर होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो मेरे जो वर्ड्स हैं वो गोल्डन वर्ड्स है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, आज हम लोगों को, मैं पहले आपको बताती हूँ कि व्हाट वी हैव टू लर्न इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। ठीक है, हमको पढ़ना क्या क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में ताकि आपको मजा आए थोड़ा सा, है ना। लेट्स गेट स्टार्ट। चलो बच्चों आ जाओ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहली जो चीज है वो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज। देखिए क्या होता है, मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे लिखती हूं मैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे RCH स्ट्रैटेजीज। ठीक है, RCH स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजीज। ठीक है, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अब मैं RH लिखूंगी, सो प्लीज डोंट माइंड। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब RH। ठीक है, उसके बाद मेरे लल्ला मैं आपको पढ़ाऊंगी पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा रिप्रोडक्टिव हेल्थी लोगों को कर दिए हैं तो इंडिया का पॉपुलेशन दे दनादन बढ़े जा रहा है। आपको पता है कि इंडिया का एग्जैक्टली मुझे डेटा याद नहीं है, 5 से 6% जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास है। ठीक है, और ज़्यादा मुझे एग्जैक्टली डेटा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है,
पॉपुलेशन के बाद आई विल टेल यू व्हाट, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे RCH स्ट्रैटेजीज की, किस तरीके से रिप्रोडक्टिवली हम हेल्दी हो सकते हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें करनी चाहिए लोगों को फ्री बनाने के लिए और इस पर जो है ओपनली बात करने के लिए, ठीक है। पॉपुलेशन के बाद मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ वो ध्यान से देखो। पॉपुलेशन के बाद आई विल टीच यू द एमनियोसेंटेसिस, इसी में हम लोग RCH में ही एमनियोसेंटेसिस को भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी MTP, ठीक है। MTP से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या, मैं आपको पढ़ाऊंगी टेक्निक्स, ठीक है। क्या पढ़ाऊंगी? टेक्निक्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव असिस्टेंट टेक्निक्स, ठीक है, ART लिखते हैं इसको हम लोग, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, या रहने दो बाद में लिखेंगे, ठीक है। सो ART पढ़ाऊंगी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से फेलोपियन, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि टेस्ट ट्यूब बेबी कैसा होता है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी क्या था, इसमें बहुत सारे मेथड्स बताऊंगी, कॉन्डम्स बताऊंगी और इसमें IUDs बताऊंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, मतलब किस तरीके से पॉपुलेशन, एक्स्ट्रा पॉपुलेशन को हम रोकते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे ना पैदा करना, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी MTP, ठीक है। MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, जिसको हम एबॉर्शन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लोग सोचते हैं कि इलीगल है तो इलीगल, पर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो MTP कर सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे मेथड्स, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, IUDs, टिकोपिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पॉपुलेशन में मैं आपको ग्रोथ कर्व्स भी बताऊंगी। MTP के बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। और इनफर्टिलिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे, इनफर्टिलिटी के बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बोलिए मुझे। सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न द स्ट्रैटेजीज कि किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, इस स्ट्रैटेजीज में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, लास्ट में हमको क्या पढ़ना वो मैं आपको बता रही हूँ। इस स्ट्रैटेजीज में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोगों को किस तरीके से ओपनली बात करना चाहिए, ठीक है। इस एक एक करके मैं आपको बताती हूँ, पर लास्ट बता दूँ। फिर हम लोग पढ़ेंगे STD, ठीक है, या फिर हम लोग पढ़ेंगे STD या STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और इन्फेक्शन के बारे में। सो इतने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। चैप्टर छोटा है पर बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो RCH में हम लोग क्या पढ़ना है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर वेलफेयर, 1951 में शुरू हुआ ये प्रोग्राम। इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना है कि किस तरीके से लोगों को अवेयर किया जाए। समझ में आ रही बात? इस टॉपिक में हमको ये पढ़ना है कि कैसे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि खुल के बात करो। आपको पता है कि गांव की औरतें जो आज भी हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं, आज भी गांव की औरतें बहुत ज़्यादा शर्माती हैं। उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कभी खुलकर बताती नहीं है, ठीक है ना। उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बोले हो गया, ठीक है, ठीक हो जाएगा, पैरासीटामोल ले लेते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, ठीक है। पर अगर मान लो उनका यूट्रस ही अंदर अंदर खराब हो रहा हो, उनका सर्विक्स खराब हो रहा हो, उनकी ओवरीज खराब हो गई तो क्या करेगा आदमी, उनको अंदर ही अंदर कैंसर हो जाए, वो मर जाती हैं। आपको पता है कि सर्विक्स जो सर्वाइकल कैंसर होता है, इन सब में औरतों को इतना पेन होता है कि औरतें मर जाती हैं, पर फिर भी वो किसी को नहीं बताती क्योंकि उनको बहुत शर्म आती है। ब्रेस्ट में अगर आपको ट्यूमर है, आपने किसी को नहीं बताया क्योंकि आपको शर्म आ रही है। तो अगर आपको जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, ये बात बिल्कुल सही है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लोग और शर्माते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, अरे अरे ऐसा है, लोग खुस, अगर ये आप कर रहे हैं तो दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। हमेशा वो काम करिए जिससे समाज के उत्थान का रास्ता खुले। समझ में आई बात? तो इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि हम ऐसा क्या करें समाज के लिए जिससे लोग ओपनली इस बारे में बात करें। और आजकल तो लोग बहुत फ्रैंक हो गए हैं और लोगों को शर्माने की जरूरत नहीं है। और तुम अगर मेरे बच्चे हो यार, तो तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। तुम देखते हो मैं कैसे ओपनली पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक टीचर फ्रैंक नहीं होगा, बच्चा कैसे फ्रैंक होगा। समझ में आई बात? नाउ पॉपुलेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि डेथ रेट क्या होती है, मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, नेटालिटी रेट क्या होती है, और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया की पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है। इसमें हम कर्व्स पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। ART में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, ठीक है, किस तरीके से हम
बच्चे को पैदा होने से रोक सकते हैं, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन करने से कोई फायदा नहीं। कौन कौन से नॉर्म्स हैं जो हमें जो है बताते हैं कि हमें ज़्यादा जो है बच्चे नहीं पैदा करना है, नॉर्म्स के बारे में RCH में पढ़ेंगे, और टेक्निक्स के बारे में हम असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम एबॉर्शन भी कहते हैं, उसे कब कराना चाहिए और कब वो लीगल और कब इलीगल होता है, ये बात करेंगे। इनफर्टिलिटी के बारे में बाद में बात करूंगी, हालांकि इनफर्टिलिटी को मैं आपको ART में ही इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि जो कपल बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे, 1 साल से रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं पर उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स टू से दैट कि समथिंग इज बैड, समथिंग कुछ तो गड़बड़ है, जिससे उनको ART का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, नाउ उसके बाद विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। नाउ आपके CBSE ने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कर दिया है, वो क्यों किया है वो हम जानेंगे। ठीक है, सो दिस इज द कंटेंट जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए अब हम लोग बोलते हैं, ये शुरू करें हम लोग, चलिए आ जाइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि कोई आदमी हेल्दी है, स्वस्थ है, समझ में आई बात? इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने दिमाग के कमरों को खोलो। ठीक है, जब तक तुम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मेंटली नहीं रेडी होगे, मैं कभी नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो पहले अपने दिमाग के कमरों को खोलो, तभी मैं कुछ पढ़ा पाऊंगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं है भैया, दुनिया बहुत ओपन हो गई है ना, और तुम क्योंकि मेरे बच्चे हो तो तुम्हें और ज्यादा ओपन होना ही चाहिए। ठीक है, नाउ अगर मैं किसी को बोलूँ कि हेल्दी, किसी भी बोलो ह्यूमन बीइंग हेल्दी है, तो किससे हम बोलते हैं कि हेल्दी है? बोलो जल्दी मुझे। अगर मैंने बोला कि कोई इंसान हेल्दी है तो उसे कैसे हेल्दी होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन है। किसी भी पर्सन को हम हेल्दी मानते हैं इफ द ह्यूमन बीइंग इज, इफ पर्सन इज मेंटली, ध्यान से सुनो, इफ पर्सन इज मेंटली, सोशली, फिजिकली और इमोशनली, जितने आते हैं सब लिख डालो, इमोशनली, बिहेवियरली, ठीक है, बिहेवियर का स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है, बिहेवियर, ठीक है, ये स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, वेल फिट लिख दें, वेल बीइंग लिख दें, जो भी लिखना है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, WHO किसी भी इंसान को कब हेल्दी मानती है? मैंने बोला कि भैया मैं बहुत हेल्दी हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि मैं बहुत हेल्दी हूँ। WHO किसको हेल्दी मानती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस आदमी को हेल्दी मानेगी? ध्यान समझना, वो आदमी जो फिजिकल फिट है, जो दिन रात जिम में रहता है और खाने पीने पे ध्यान रखता है, वो बहुत फिट है। तो हाँ, वो फिट है, ठीक है, पर जो है उसको, उसके मन में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया है, वो प्यार में बहुत परेशान है, माँ बाप किसी बच्चे को धुनते रहते हैं, वो मेंटली फिट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? आई कैन बी फिट फ्रॉम माई फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स मतलब कि माई फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, मैं तुम्हें फिजिकल अपीयरेंस में बहुत बढ़िया दिखती होंगी, बहुत फिट दिखती होंगी, हालांकि मैं नहीं दिखती हूँ, पर ठीक है, अगर मान लो दिखती हूँ, पर ज़रूरी नहीं है कि मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हूँ, तो आई एम नॉट मेंटली फिट। ओके, इफ आई एम नॉट मेंटली फिट, हाउ आई कैन बिहेव वेल? इफ आई एम वेरी स्ट्रांग, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल ले रही हूँ, पर ऐसा नहीं, मैं हमेशा फिट रहती हूँ, मतलब फिजिकली भले फिट नहीं रही हूँ, पर मेंटली और सोशली तो मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ, पर फिर भी मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ ना, ठीक है, मेरे पैरों में दर्द होता रहता है, मुझे ऐसा लगता है वैसा लगता है, दिस इज नॉट फिजिकल फिटनेस। ठीक है, अगर कोई इंसान मेंटली फिट नहीं है तो हाउ ही एंड शी कैन बिहेव प्रॉपरली इन टू द सोशल लाइफ? समझ में आई बात? अब मान लो वो मेंटली भी फिट है और उसके बाद क्या कहते हैं फिजिकली भी फिट है, पर अचानक से वो जाकर लड़ता है सबसे, जाके ए तूने मुझे ऐसा बोला, ए तूने मुझे ऐसा बोला, तो समाज में जाकर अगर आप लड़ रहे हो तो इट इज नॉट सोशली फिटनेस, इट इज नॉट वेल बीइंग सोशल फिटनेस। समझ में आई बात? तो आपको इमोशनली आपको बहुत फिट होना जरूरी है। कोई बच्चा, बच्ची, लड़का, लड़की, आदमी, औरत अगर ये बोलता है कि कितने भी दुख हो जाए हम रोते नहीं हैं, तो इट इज द इमोशनल फिटनेस नहीं है ये। कोई आदमी जो हर बात पे रो देता है, दिस इज नॉट द इमोशनल फिटनेस, उसकी अच्छी नहीं है इमोशंस, मतलब इमोशनल फिटनेस अच्छी नहीं है। तो आपको प्रॉपर टाइम पे जब दुख हो तो रोना चाहिए, जब खुशी हो तो हंसना चाहिए, दिस इज द इमोशनल फिटनेस। यार आप हमेशा डिप्रेशन में रहते हो, कितना भी अच्छा आपके साथ
बर्बाद जीवन में हो जाए, बट आप अगर डिप्रेशन में रहते हो, ये डिप्रेशन शब्द जो है, मैं डिप्रेशन में घिरती गई और फिर मेरा लगा मुझे जीवन बर्बाद हो जाएगा, दिस इज द स्ट्रेस इन योर इमोशंस और इन योर ब्रेन, जो कितना भी अच्छा हो जाए आपके कोप अप करने नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके बाद बिहेवियरली आपको, बिहेवियरली इसको स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। बिहेवियर भी आपका अच्छा होना चाहिए दूसरों के साथ। जब ये सारी चीजें आपकी अच्छी रहती है तो लोग कहते हैं कि वो आदमी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फिट है। इट मीन्स टू से दैट कि आपको फिजिकली अच्छा होना चाहिए, आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, आप कहीं जाएं तो प्रॉपरली आप बिहेव करें, किसी 4 लोगों के साथ खड़े हो तो 4 लोग आपकी तारीफ करें, अच्छे से बात करें, दिस इज द फिटनेस यार। इन सारे में आपके फिजिकल अपीयरेंस में, आपके मेंटली अपीयरेंस में, मेंटल अपीयरेंस आपका आपके शरीर में दिखता है। अगर आप बहुत नेगेटिव, हाँ, अगर आप बहुत खुश हैं तो हाँ, तो ये सब अपीयरेंस आपकी बॉडी में दिखते हैं। तो आपको फिट होना चाहिए मेंटली, सोशली, फिजिकली, इमोशनली और बिहेवियरली, और कुछ हो तो वो भी जोड़ दो। तो ये डेफिनेशन WHO बोलती है किसी भी आदमी के फिट होने के लिए, ठीक है। और एक वर्ड क्योंकि तो हम छोड़ ही दिए यार, रिप्रोडक्टिवली, रिप्रोडक्टिवली, ये तो भूलो ही मत। रिप्रोडक्टिवली तो आपको फिट होना जरूरी ही है। इंडियन सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, पता आपको। ये सब तो लोग अपना सुधार सकते हैं, पर इसको अगर आप लोग सुधारने जाते हैं तो लोग उन्हें 4 गालियां देते हैं, तेरा बच्चा पैदा नहीं हो रहा क्या, इधर ऐसा हो रहा है क्या। दिस इज द बैड थॉट प्रोसेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। समझ आई ना मेरी बात। तो हम ये सब कुछ सही कर सकते हैं, हम बिहेवियर सही कर सकते हैं, मेंटली सही हो सकते हैं, सोशली लोगों से अच्छे से पेश आ सकते हैं, हम अपना फिजिकल अपीयरेंस सुधार सकते हैं एक्सरसाइज कर करके, हम सब कुछ कर सकते हैं। बट इफ़ वी आर अनफिट फ्रॉम योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देन वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और लोग फिर लोगों को ब्लेम करते हैं, तेरा बच्चा पैदा नहीं हुआ, तेरे बच्चे पैदा नहीं हुआ। दिस इज द बैड हैबिट आई एवर सीन। और तुमको पता है इंडियन सोसाइटी में बच्चा ना पैदा होने का सबसे बड़ा जो रीज़न दिया जाता है वो महिलाओं को दिया जाता है। पर आपको पता है क्या, मैं आपको बता देती हूँ, मैक्सिमम अगर 50% फीमेल की प्रॉब्लम है ना, तो 50% मेल की भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी भी फीमेल को ब्लेम करना बच्चा ना पैदा होने के लिए, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो आज का लेक्चर आपको देखना जरूर चाहिए। तो WHO के अकॉर्डिंग आपको मेंटली, सोशली, फिजिकली, बिहेवियरली, रिप्रोडक्टिवली जो है हेल्दी होना जरूरी है, तभी आपको हेल्दी पर्सन माना जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। So reproductive health refers to the healthy reproductive organs, ठीक है, with normal functions, ठीक है। अगर मैंने बोला कि कोई पर्सन जो है वो कैसा है फिट है, हेल्दी है, तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होने चाहिए वो हेल्दी होने चाहिए और उसके नॉर्मल फंक्शन करने चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सीधी बात है ये, ठीक है। तभी हम मानेंगे कि उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छा है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स क्या क्या होना चाहिए, फिजिकली, इमोशनली ठीक है, अब सही है, ओके, बिहेवियरली, सोशली, ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये सारे एस्पेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पार्टी में गए और दूसरों से जो बाल पकड़ पकड़ लड़ना शुरू कर दिए, दैट मीन्स यू आर नॉट सोशली फिट। अगर आप किसी से जबरदस्ती रोक रहे हैं, हंस रहे हैं, इमोशनली फिट नहीं है आप, ठीक है। आपका फिजिकली अगर आप अपीयरेंस अच्छा है पर अंदर अंदर आपको दर्द होता है, यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ दर्द हो रहा, तो यू आर नॉट फिजिकली फिट। तो अगर आप चाहते हैं कि WHO की डेफिनेशन में फिट हो, तो आपको ये सारे एस्पेक्ट आपके बॉडी में सही करने बहुत ज़रूरी हैं। इस चैप्टर में हमको क्या क्या डिस्कस करना है, आओ मेरे लल्ला पहले में जाने। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्टिव जब हम लोग बात करते हैं तो समाज में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और क्या हम ऐसे स्ट्रैटेजीज अपनाएं कि लोगों को ये समझा सके कि भैया हाथ पैर में दर्द होना जब एक प्रॉब्लम है तो तुम्हारे जो है प्रजनन तंत्र में प्रॉब्लम होना भी तो एक प्रॉब्लम ही है ना। तो लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि जैसे नॉर्मल तुम्हारा शरीर होता है तो वो भी शरीर का ही एक अंग है और उस पर बात करने पर शर्माना नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेरियस ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने से ज़्यादा बच्चे पैदा करने से ज़्यादा हेल्पिंग हैंड हो जाएंगे और ज़्यादा घर पे पैसा आएगा, तो उन बच्चों को पालने पर आपको खर्चा भी तो करना पड़ेगा।
बच्चों को आपने फिजिकली अनफिट कर दिया तो जीवन में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो फिर हम लोगों ने जो है अप्लाई किया। इसके साथ आपको जब हम लोग बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो हमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर बच्चों को ना पैदा करना या पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हमको वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ने पड़ेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब बच्चे पैदा करना से रोकना, कॉन्सेप्शन मतलब बच्चा पैदा करना, ठीक है। नॉलेज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, हमको बहुत सारे डिजीजेस पढ़ने हैं, जैसे गोनोरिया पढ़ना है, जैसे कि सिफिलिस पढ़ना है, जैसे कि HIV पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे डिजीज हमको इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद उसकी क्या रेमेडीज हैं, हम कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि मैं इसमें दवाइयाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसी क्या क्या आपके इम्प्लांट्स होते हैं, IUDs होती हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे हम बच्चा पैदा करने से थोड़े समय के लिए रोक लगा सकते हैं। पिल्स होती हैं, कॉन्डम्स होते हैं, ये से को देखो कॉपर टी दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले विल टॉक अबाउट द अब एक एक पॉइंट को समझिएगा मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आ जाइए, देखिए। लो बेटा, अब शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब ये जो हेडिंग है NCERT की रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, इसको पूरा डिकोड कर लेते हैं ताकि कभी भी भविष्य में सवाल आए तो आपसे बने, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओवर पॉपुलेशन। लोग जो है इंडिया में, देखो इंडिया इतना बहुत बड़ी कंट्री है, पर उतनी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है अब इंडिया की, ठीक है। अभी हम पॉपुलेशन में भी आएंगे, आपको एग्जैक्टली डेटा दूंगी मैं कि कितनी पॉपुलेशन 2001 में थी, कितनी 2011 में थी जनगणना के बाद, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो सेंसस इसीलिए काउंट किए जाते हैं कि भैया जनगणना इसीलिए की जाती है कि देखो कितने बढ़ गए। सो ओवर पॉपुलेशन जो है ये एक इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों के अंदर जो है जैसे मान लो कि गांव की औरतें हैं, ठीक है, उनके पास इतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती। बहुत सारे बच्चे लोग पैदा कर लेते हैं, पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी उनको अवेयरनेस नहीं रहती, तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है और फिर वो बेचारी मर जाती हैं। तो हमें पहली बात तो इस ओवर पॉपुलेशन से जो है छुटकारा पाना है, और साथ में लोगों को ये समझाना है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना दुनिया के लिए सबसे बड़ी या इंडिया के लिए सबसे बड़ी ख़राब बात है, क्योंकि इंडिया में आप सेकेंड नंबर पे आप पॉपुलेशन में आ चुके हो। चलो, सो टू अचीव द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ सम प्लान्स प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन 1951 इन इंडिया। सोचो तुम, इतना इंडिया में आज पॉपुलेशन है, फिर भी 1947 मतलब 1947 में आपको आज़ादी मिली और उसके जस्ट 3 साल बाद आपने शुरू कर दिया, पता है क्या है, इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कि लोगों को ये समझ में आ गया कि इंडियन पब्लिक मान नहीं रही है ना, बच्चे पैदा करे जा रही है, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम शुरू करें जिससे लोग अवेयर रहें और बच्चे ज़्यादा पैदा ना करें। और ये प्रोग्राम शुरू हुआ हमारा 1951 में। कब शुरू हुआ मेरे बच्चों? 1951 में शुरू हुआ। और इस प्रोग्राम जो पॉपुलर नेम हुआ, उस पॉपुलर नेम का नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर वेलफेयर और प्रोग्राम्स। समझ में आई बात? लोग कहते हैं इंडिया में इतने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, पर वो सारे प्रोग्राम्स RCH के अंदर ही पढ़े जाते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे स्लोगन्स लिखे जाते हैं, हम दो हमारे दो, ठीक है, बच्चा एक ही दो ही अच्छा, ओके, जहाँ भी जाएं बच्चे दो ही पैदा करें, लड़का हो या लड़की, ठीक है। ये सारे जो स्लोगन्स लिखे जाते हैं वो सब इसी के अंडर आते हैं, ताकि लोग जब देखें तो बोले यार दीवारों में सब जगह लिखे रहते हैं यार, ठीक है, हमें जो है बच्चे दो ही करने चाहिए। ओके, नाउ मेजर टास्क कैरिड आउट अंडर दीज प्रोग्राम्स आर टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर द बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। और इतना करने, सोचो 1951 में हमारी RCH ने फैमिली प्लानिंग, RCH के अंडर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आ चुके हैं, पर उसके बाद भी इंडिया की क्या दशा है आज, है? ये RCH प्रोग्राम्स जो है ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि किसी न किसी तरीके से यहाँ से कहीं से तो आपके मन में घुसाया जाए कि बच्चे 2 से ज़्यादा नहीं पैदा करने चाहिए, और अगर आप 2 बच्चे पैदा कर रहे हो तो खुद को भी हेल्दी रखो। अगर एक के बाद आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो दूसरा मत करो यार। समझ में आई बात? क्योंकि जब वो बच्चा आएगा तो उसको भी तो अपना पूरा जीवन जीना है, और अगर वो अनहेल्दी रहेगा तो कैसे जिएगा? सो RCH के अंदर हम वो सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं जिससे माँ बाप को और होने वाले बच्चों को दोनों को जो है फ़ायदा मिले, और जो है माँ बाप को या लोगों को अवेयर किया जा सके कि पॉपुलेशन मत बढ़ाइए, ओवर पॉपुलेशन जो है मत करिए, क्योंकि बाद में आपको ही रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे और आप ही उसकी कमी से जूझते रहेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हमको करना क्या है, क्यों हमने RCH के प्रोग्राम बनाए? टू मेक द रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी,
ठीक है। सो सबसे पहले गोल ऑफ आरसीएच एक एक करके लिखने लगते हैं हम लोग। आ जाइए, गोल ऑफ आरसीएच शुरू करें। गोल ऑफ आरसीएच क्या है, गोल क्या है आरसीएच का, जो है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंदर क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले वी वांट टू मेक, ठीक है, मेक अ हेल्दी या रिप्रोडक्टिव हेल्दी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। टू मेक अ रिप्रोडक्टिव या हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, कुछ भी लिखो यार, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। ये पूरा चैप्टर पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं कोई सोशल का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आरसीएच का गोल क्या है कि हमें एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनानी है। डन हो गई इतनी बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम क्या, या दूसरा गोल हम डिस्कस करते हैं, ये अपने कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया आपको फर्स्ट गोल। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट, अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो दूसरा गोल क्या हो गया हमारा, अवेयरनेस, ये क्या यार, अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन, ठीक है, अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन, ठीक है। कैसे करें, लोगों को कैसे रिप्रोडक्शन के लिए अवेयर कराएं, बोलो। मतलब अवेयर नहीं कराना है, ऐसा नहीं बोलना जाओ तुम रिप्रोडक्शन करो और बहुत सारे बच्चे करो, हैं, हमको रोकना है कि ज्यादा जो है एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, हमें जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। समझ में आई बात। सो क्या करें, ऐसा क्या करें हम लोग कि लोगों को बता सकें कि बेटा ऐसा है कि बच्चे दो ही अच्छे। चलो देखते हैं क्या क्या करें। हमको अवेयरनेस कैसे करें हम, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज आर डूइंग गुड जॉब टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। क्या करें, ऑडियो विजुअल, ठीक है, ऑडियो विजुअल। आपको सोचो, तुम खुद सोचो, तुम्हारे घर के सामने जो कचरा वाला आता है वो भी तो गाना बजाता है ना, वो भी गाना बजाता है और वो बताता है कि कचरा जो है बाहर ना फेंकें, गंदगी ना करें। इवन अगर किसी को वोटिंग के लिए अवेयर करना हो कि भैया वोट देने जाओ, तो भी वो कचरे वाले मतलब ऑडियो विजुअल, मतलब विजुअल ऑडियो के थ्रू वो पूरे कॉलोनी में बताता है कि वोट देने जाओगे तो आप टेंशन मत लो, कोविड नहीं होगा, आपको वोट दे सकते हो आप। समझ में आई बात। उसके बाद माला डी, कॉपर टी, ये सब के एड एफएम में कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। समझ में आई बात। तो आपको ऑडियो विजुअल, है ना, जो प्रेगा न्यूज जो आती है टीवी में, पूरा एड आता है प्रेगा न्यूज का, है ना, जो जितनी भी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स होती हैं उनका एड आता है, तो विजुअली आप देख रहे हो। समझ में आई बात। आप एफएम में सुन रहे हो, टीवी में आप देख रहे हो, और आप लोग ऐसे कहते हैं कि लोग जो चीज देखते हैं उसको वो जल्दी सीखते भी हैं। कॉन्ट्रासेप्शन पिल का कंजम्पशन इंडिया में इतना ज्यादा हो चुका है, और ठीक भी है, लोगों को अगर बच्चा नहीं चाहिए और एक्सीडेंटली दे कंसीव, सो दे कैन यूज द पिल्स यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज्यादा यूज करने से रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो सकती है, पर अगर पिल बनाई गई है तो हम कभी एक्सीडेंटली उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अवेयरनेस हम कैसे करेंगे बताओ, ऑडियो विजुअली, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ, ऑडियो विजुअली कर लो, ऑडियो विजुअली करना है। ऑडियो विजुअल के में कौन कौन आएगा, ऑडियो में कौन आएगा, एफएम आएगा, विजुअल में टीवी आएगी, है ना। तो आप टीवी में देखकर, एफएम में सुनकर भी जो है लोगों को बता सकते हो, अरे वो फलाने वाले चैनल में ये वाला ऐड चल रहा था, तूने सुना क्या, तू सुनो, और अगर तुमने नहीं सुना तो सुनो और लोगों को बताओ, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एनजीओज होते हैं। समझ में आई बात। गवर्नमेंट तो चलाती ही है सारी चीजें, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज होते हैं जो लोगों को अवेयर कराते हैं किस चीज के प्रति, मेरे बच्चों, जो लोगों को किस चीज के प्रति अवेयर कराते हैं, अवेयर कराते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे। डन हो गई इतनी बात। इन एनजीओज का बहुत बड़ा रोल है फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस में, बहुत बड़ा रोल है। मतलब एनजीओज ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सेल्फलेसली लोगों के लिए काम करते हैं, पर अगर हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग में तो एनजीओज का बहुत बड़ा रोल है। और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनकी तो कहने ही क्या, वो तो समय समय पर अलग अलग प्लान्स जो है वो लाती ही रहती हैं, तो उनका तो कहना ही क्या। तो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारे प्लान्स लाती हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। डन हो गई इतनी बात। चलो शुरू करते हैं, आगे की बात करते हैं हम लोग। फैमिली प्लानिंग, इंडिया वॉज अमंगेस्ट फर्स्ट कंट्रीज, ध्यान से सुनो मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं। इंडिया वॉज अमंगस्ट first countries in the world to initiate the action plans and programs at a national level to attain a total reproductive health as a social goal. सोचो,
इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे जो पहली कंट्रीज थी जिन्होंने जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया, इंडिया उनमें से एक कंट्री है। तुम सोचो, मेरी बात सोचो, समझो, इंडिया उनमें से एक कंट्री है जिन्होंने शुरू किया है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। उसके बाद भी इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, तो मतलब इंडिया की पब्लिक को करना वही है जो वो करना चाहती है, पर ये गलत है, ये अप्रोच ही गलत है। ओके, दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग एंड इट वाज इनिशिएटेड इन द 1951। समझ में आई बात? तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में कब शुरू हुआ, ये भी पॉइंट लिखना है अपने को। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, कब शुरू हुआ है इंडिया में? बोलिए। इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है 1951 में। ठीक है, डन। ये समझिए आज़ादी के 3 साल बाद से ही शुरू कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, चौथे साल में। These programs were periodically assessed over the past decades। ऐसा नहीं है, देखो किसी भी की जाती है सेंसस का बहुत बड़ा रोल ये होता है कि भैया पता तो चले कि उस जगह पर कितने लोग आए थे, उस जगह से कितने लोग गए थे, उस जगह पर कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोग मर गए। तो भैया ये सब जानो तो पहले कि सेंसस से होता क्या है। सेंसस जो है हमको ये बताता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। समझ आएगा ये बात? सो अभी पॉपुलेशन के बारे में बात करूंगी कि ऐसा बम्बार्डिंग इंडिया में हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सो हमें बेसिकली कंटिन्यूसली हमारे पॉपुलेशन पर असेसमेंट रखना पड़ेगा और जो भी प्रोग्राम्स आपका आरसीएच देता है, ठीक है, जो भी प्रोग्राम चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम बना रहा है, ठीक है, जो भी प्रोग्राम, उसे हमें प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। और अगर मान लो वो प्रोग्राम्स नहीं चलते हैं तो भैया ऐसा है कि उन प्रोग्राम्स को मॉडिफाई किया जाता है, उनको असेसमेंट करके उनको चेंज भी किया जा सकता है। तो लोग ये देखते हैं कि उस प्रोग्राम को कितना फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कंटिन्यूसली उसका असेसमेंट चलते रहना चाहिए। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन द ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। जितने भी प्रोग्राम बनाते हैं हम आरसीएच के अंदर बनाते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया। नाउ गोल्स हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, तो चलिए एक एक करके शुरू कर ही देते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्शन हेल्थ एस्पेक्ट, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज सपोर्ट फॉर द बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर अंडर दीज प्रोग्राम। ठीक है, हमें क्या बनाना है ये लिख दी थी मैंने। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस among the people about the reproductive life aspect। समझ में आ गई बात? तो हमें यहाँ पर एक और चीज लिखनी चाहिए जो हमने लिखी नहीं है, वो है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब पेपर्स, ठीक है, आपकी बुक्स। ओके, आप कहीं भी देखो, ठीक है, आप सोशल की बुक उठा लो, बायोलॉजी की बुक उठा लो, कोई न्यूज़पेपर उठा लो, कहीं ना कहीं ऐड में जो गवर्नमेंट एड्स आते हैं, आपकी जो दीवारों में पेंटिंग्स बनी रहती हैं, इन सब से हमको कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही है कि हमें रिप्रोडक्टिवली अपने लाइफ को किस तरीके से और किस रास्ते में आगे ले जाना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि नॉर्मली आदमी वो सारे काम नहीं करेगा। ठीक है, ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी इंटेलिजेंट ब्रेन। ठीक है, वो हमेशा वो काम नहीं करता जो दूसरे लोग सिखाते हैं। पर लोग कहते हैं ना कि कहते कहते पत्थर भी करवट ले लेता है। यहाँ पर भी होता ऐसा ही है। होगा ये कि जब हम बार बार वही चीज़ देखेंगे, बार बार वही चीज़ सुनेंगे, तो होगा ये कि एक ना एक दिन हमारे दिल में, मन में परिवर्तन आएगा और हम उस राह की ओर चलना शुरू कर देंगे और दूसरों को सिखाएंगे भी कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना इज़ नॉट गुड फॉर यू और गुड फॉर द नेशन। ठीक है, समझ आ गई बात? आगे बढ़े हम लोग। नाउ नेक्स्ट देखिए, पेरेंट्स। अच्छा, यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा रोल है। समझ में आ गई बात? वी हैव टू, आरसीएच का गोल क्या होता है? पहला तो हमें यह है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है उसको फॉलो करना चाहिए। आरसीएच का दूसरा मेजर रोल क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, देखो इंफॉर्मेशन जो है वी हैव टू कंडक्ट द इंफॉर्मेशन। दूसरा गोल क्या है? तीसरा हम डिस्कस कर रहे थे, कंडक्ट द इंफॉर्मेशन टू व्हाट। ठीक है, कंडक्ट the information to, किसको इंफॉर्मेशन देनी है बच्चों? इंफॉर्मेशन देनी है फैमिली को, ठीक है, फ्रेंड्स को, ठीक है, पेरेंट्स को, टीचर्स को। डन। देखो, जब भी हम किसी
फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, तो तुम किस पर सबसे अधिक भरोसा करोगे? इन सारे लोगों पर ही भरोसा करोगे? आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा आप किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेंट्स के बारे में, ठीक है। लोग जो आजकल के बच्चे हैं वो ज़्यादा पगलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। एक एक लाइन समझो, मैं कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो छोड़ने वाली हूँ, कि बेसिकली इनको इन्फॉर्मेशन जो है, इनको इन्फॉर्मेशन RCH ने इनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्यों चुना? क्योंकि अगर इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो पूरी सोसाइटी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। समझ में आई बात? अगर इनको इन्फॉर्मेशन मिली तो बेटा पूरी सोसाइटी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं घर पे रहने वाले बच्चों को इन्फॉर्मेशन कौन देगा, तो बोलोगे पेरेंट्स देंगे। जब तक बच्चा छोटा है तब तक तो पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, पर जब बच्चा बड़ा हो गया है तो उनको इन्फॉर्मेशन कौन देगा? या तो उनके फ्रेंड्स या तो उनके टीचर्स। अगर उन बच्चों को थोड़ी बहुत कम इंफॉर्मेशन हो तो उनके फैमिली मेंबर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव टू एजुकेट दीज पीपल्स, हमें इन्हें एजुकेट करना जरूरी है। और हम कभी भी हम किसी बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के बारे में बात करते हैं तो हम रिलाय उन्हीं लोगों पे करते हैं जिन पर हम विश्वास रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि कोई घर पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब पेरेंट्स जो होते हैं दे आर वेरी रिस्ट्रिक्टिव, यहाँ मत जाना, 7 बजे घर आना। हम लोगों को बहुत खींच लगती है कि हमको क्यों रोक रहा है, ये हमारे पेरेंट्स हमें क्यों रोक रहे हैं। पर आपको समझना चाहिए कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर गैदरिंग के लिए जा रहे हैं जो आपके लिए सेफ नहीं है, तो हमें जो है हमारे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है और अनवांटेड प्रेगनेंसी का कारण बन सकती हैं। और कम उम्र में प्रेगनेंसी जो है वो MTP हो सकती है। MTP से आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो पेरेंट्स आर अवेयर कि यहाँ पर जाने से ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो यहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा पीरियड्स के दौरान क्रैम्पिंग और पेन होता है और वो नहीं डिस्कस कर पा रही फैमिली या पेरेंट्स से, ठीक है, वो शर्मा रही है, तो वो किससे डिस्कस करेगी? फ्रेंड से डिस्कस करेगी। पर अगर फ्रेंड ही गधा है, फ्रेंड को ही कुछ नहीं पता है, तो भैया वो उस बच्चे को कैसे बताएगा कि तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? और सबसे बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके पास होते हैं टीचर्स, ठीक है। टीचर्स आपका वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, फ्रैंक होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, ताकि वो इस मुद्दे पर आपसे खुलकर बात कर सके कि अगर आपको पीरियड्स के दौरान ये होता है तो हो सकता है आपको ये हो। अगर आप भविष्य में चलकर ऐसे इतने बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो ये मत करिए, बच्चे ना पैदा करने के लिए ये मेथड है। समझ में आई बात? तो इसके लिए टीचर्स को एजुकेशन का होना, एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो RCH ये बोलती है कि हमें इन सबको इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करनी चाहिए ताकि समाज में हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। समझ में आ गई बात? डन हो गई। सो पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिसमिनेशन ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। समझ आई बात? नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल, ठीक है। And it should be encouraged to provide the right information the young so as that discourage the children from believing the myths and having misconception as the sex related aspects, ठीक है। So हमको क्या करना चाहिए? स्कूल में ऐसा होता है, मतलब मेरे स्कूल में भी कई बार ऐसा हुआ है, मतलब ये भी गलत है यार। मतलब जैसे समझो बात को, अगर मुझे किसी से बात करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है, तो ये तो मेरे ही स्कूल में होता था। एंड दिस इज अ वेरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, दिस इज अ रॉन्ग मैसेज टू एवरीवन। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम पीरियड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो लड़कों को जानना वो क्यों नहीं जरूरी है? वो उस घर पे जब वो लड़का घर पे जाएगा तो हो सकता है कि उसकी बहन हो सकता है उसकी बड़ी सिस्टर हो, छोटी सिस्टर हो, मम्मी हो, जो डर के मारे ये सब नहीं बता पा रही हैं कि उनका मेंस्ट्रुएशन 4 महीने 5 महीने से नहीं आया है। तो अगर उस लड़के को नहीं पता होगा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो वो अपनी बहन को, अपनी मम्मी को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाएगा? तो हमें स्कूल के बच्चों पे, नॉर्मली हमारे स्कूल में तो मैंने देखा ऐसा हुआ, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि क्लास में टीचर सारे लड़कों को बोले चलो बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। हमको ऐसा बताया कि आपको सफाई ऐसी रखनी चाहिए, आपको ऐसा यूज करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इस दौरान आपको ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, ये वो। पर ये इन्फॉर्मेशन जानने का हक बॉयज को भी इक्वली है, ताकि भविष्य में आगे चलकर उनका किसी भी भाई घर पे बहुत सारी महिलाएं होती हैं, अगर उनको इस प्रकार का कष्ट हो रहा है तो कम से कम वो पता तो रहे उसको, क्योंकि इसको इस क्लास में उसको सिखाया गया है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात कि स्कूल में वी हैव टू ओपन,
ठीक है। हमें ओपन होना पड़ेगा सेक्स एजुकेशन के बारे में कि भैया ऐसा है कि वी नीड टू डू द, कभी भी हम किसी को बताएंगे अगर तुम्हारे इतने बच्चे हो रहे हैं तो मत करो ऐसा, हमें तुम प्रोटेक्शन लो, प्रोटेक्शन में आप ये ले सकते हो, ठीक है, आप ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो। अगर कंसीव हो गया है, बच्चा पेट में आ गया है, तो अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए है क्योंकि आपके ऑलरेडी 4 बच्चे थे तो आप MTPs करा सकते हो। भविष्य में आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप कोई IUD ले सकते हो, इम्प्लांट करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। तो अगर आप पढ़े होगे तभी ना आप किसी को बता पाओगे। तो वी शुड बी ओपन, वी शुड ओपन आवर माइंड अबाउट द सेक्स एजुकेशन। स्कूल में हर बच्चे को, मतलब ऐसा नहीं कि छोटे से सिखा दिया जाए, पर एक सर्टेन एज के बाद हर किसी को जानने का हक है और जानना चाहिए। समझ में आई बात? और इसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करेगा? पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स और आपके टीचर्स, मेनली टीचर्स, क्योंकि पेरेंट्स भी कई बार जो है बच्चों से झेप जाते हैं, ठीक है। तो हमें RCH का मेजर गोल क्या हो गया, एक और बताते हैं, चौथा तो ये था शायद, ऐसे देखते हैं, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल, तो लिख लेते हैं हम लोग अवेयरनेस, चलिए, अवेयरनेस अबाउट द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ठीक है, ये हमको बात होनी चाहिए, ठीक है। तो अवेयर करना चाहिए लोगों को, ये मैंने बताया क्यों करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उन सबको पता होना चाहिए कि उनकी एक गलती से एक पॉपुलेशन बढ़ सकती है, या दोनों पार्टनर मेल और फीमेल में किसी को भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो हमको प्रॉपरली इस पर खुल के बात करनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली अपने बच्चों को बताना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सेक्स रिलेटेड एजुकेशन अपने छोटे बच्चों को देने से एक फ़ायदा ये होता है, ठीक है, कि छोटे भाई बहनों को देने से ये होता है कि दे विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेल्फ टच एंड नॉन सेल्फ टच। इसका मतलब ये है कि उनको ये समझ में आएगा कि ये जो टच हो रहा है ये फेमिलियर नहीं हूँ और मुझे इसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। और इससे हमको ये रहता है कि हमको ये समझ में आता है कौन मेरा है कौन नहीं मेरा है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों के साथ आजकल सेक्सुअल अब्यूज़ इतने ज़्यादा हो गए कि हमें उनको सिखाना पड़ेगा, और इसके लिए पेरेंट्स को, भाई बहन को, आपको, मुझे, सबको ओपन होना पड़ेगा, ताकि जब वो छोटे बच्चे स्कूल जाएँ तो उनको ये समझ में आए कि इस व्यक्ति से दूर रहना है और इस व्यक्ति के पास रहना है। इस तरीके से स्कूल गोइंग जो टीनेजर बच्चे हैं, जैसे आप लोगों की एज में जो बच्चे हैं, उनको ये समझ में आता है कि इस लिमिट से ज़्यादा अगर हम बढ़े तो मे भी हम लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाए। सो खुल के बातें करना इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एक बार हम लोगों ने स्कूल के बच्चों से खुल के बात कर ली तो आई थिंक सोसाइटी में फिर हमारे पास कोई हिंड्रेंस नहीं है। नॉर्मली लोग जो है, आपके पेरेंट्स इसके बारे में बात करने से शर्माते इसलिए क्योंकि सोचते हैं बच्चा क्या सोचेगा, पर अगर बच्चा ओपन है और बच्चे को सब कुछ पता है तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कभी कोई प्रॉब्लम या कोई गिल्ट ट्रिप आपको आनी चाहिए, ठीक है, कि मैंने क्या बात कर ली। इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, या ग्रोइंग नीड फॉर द सेक्स एजुकेशन, सबसे खुल के बात इस पर करनी चाहिए, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट गिवन बिलो, ठीक है। हमको ये, मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस टॉपिक पे हमको अवेयर करना पड़ेगा, बच्चों को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, सबको। It would help the people, especially those adolescent age group। बताया ना मैंने, जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, देखो पेरेंट्स की तो ज़िंदगी जी ली, दादा दादी ने ज़िंदगी जी ली, ठीक है। अब जो बच्चे बढ़ रहे हैं उनके लिए ये सारे एजुकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? कौन से? पहले मैंने बताया सेक्स एजुकेशन के बारे में खुल के बात करनी चाहिए। दूसरा किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बताती हूँ, आप यहाँ से समझ जाओगे। देखो, एक मेरे साथ एक मेरे कलीग थे, ठीक है, ही माइट बी हैविंग सम प्रॉब्लम इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड, ठीक है, उनको जो है उनके जेनाइटल पार्ट में भयंकर पेन होता था। देखो, तो मैं कितना खुल के बात करती हूँ और आपको ये बात समझनी पड़ेगी। उनको जेनाइटल ऑर्गन में बहुत पेन होता था और वो जब पढ़ाते थे तो वो खड़े नहीं हो पाते थे, उनको भयंकर दर्द होता था। तो वो दर्द जो है, जो उनकी इंटेंसिटी ऑफ दर्द थी, वो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो बोले नहीं। पर मैंने बोला कि सर आप कुछ आजकल थोड़ा वियर्ड सा बिहेव करते हैं, आपको कुछ पेन वेन है क्या कहीं? तो उन्होंने मुझे बताया कि आई एम हैविंग सम पेन इन दैट एरिया, ठीक है। पर उन्होंने वो भी खुल के बात नहीं कर पाए। पर मैं समझ गई कि एक्चुअली ये शर्मा रहे हैं, इनको शर्म आ रही है मेरे सामने ये बताने में कि ही हैविंग द पेन इन द जेनाइटल ऑर्गन। देन व्हाट, अगर वो मुझे नहीं बताते तो मैं उनको कैसे बता पाती कि मे बी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है और आपको उस जगह पर दर्द हो रही है।
पर अगर वो मुझे पहले दिन ही खुल के बता देते कि मैडम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे प्लीज सिम्टम्स की वजह से सिम्टम देखकर बताओ कि मुझे क्या हो सकता है, तो शायद उनको उन 7-8 दिनों में इतना दर्द सहना नहीं पड़ता। आपको पता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इतना खतरनाक इन्फेक्शन होता है कि लोगों को इन्फेक्शन ऊपर तक पहुंच जाता है और आदमी मर जाता है। आपको पता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इतना दर्द होता है महिलाओं को कि वो दर्द की इंटेंसिटी नहीं सह पाती और मर जाती हैं। ये जो फीमेल्स होती हैं इनको यूटीआई इन्फेक्शन तो बहुत कॉमन है, क्योंकि उनका जो वेजाइना होता है वो बॉडी वॉल से जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी वो यूरिनेशन करने के लिए बैठेंगे, अगर जमीन में गंदगी है, इसीलिए खुले में यूरिनेशन करना नहीं चाहिए। जब बाथरूम जाना चाहिए तो पानी डाल के जाना चाहिए और पानी डाल के आना चाहिए, ठीक है। खुले में यूरिनेशन करना इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। जो बैक्टीरिया होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं और धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके वो वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब से ओवरी और पूरे बॉडी वॉल से ब्लड में आ जाते हैं, पूरे बॉडी वॉल में फैल जाते हैं और फिर शुरू होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन इतना भयंकर होता है कि औरतों को कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, जांघों में दर्द होता है, जेनिटल ऑर्गन्स में पेन होता है। इतना पेन होता है कि वो खड़े और बैठ नहीं पाती हैं, पर फिर भी वो किसी को नहीं बताती हैं क्योंकि उनको शर्म आती है। समझ में आई बात? पर अगर वो किसी को खुल के बता दें तो ना तो उनकी मृत्यु हो और ना उन्हें इतना दर्द झेलना पड़े। तो हमें इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। समझ में आई बात? आपको हर्निया हो रहा है, आपको यहाँ दर्द हो रहा है, पर आप बता नहीं पा रहे हो कि दर्द है, तो फिर तो आप मूर्ख हो बेटा। फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं और आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आप सोसाइटी में बताइए कि हमारी मैम ने ये बताया और आप खुल के बात करो। नाउ एडोलेसेंस रिलेटेड चेंजेस, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पेरेंट्स होते हैं दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, ठीक है। ऑब्वियसली हर पेरेंट जो है वो बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव रहता है, पर यहाँ पर मैं पेरेंट्स को भी एक सलाह देना चाहूँगी कि पेरेंट्स को भी थोड़ा खुलने की ज़रूरत है। जब बच्चा जो है 15-16 साल, 13 से 16 साल का होता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो फीमेल की बात है, अब फीमेल को 13 से 16 साल के बीच में आना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर उसकी मम्मी उसको नहीं बताएगी तो उसको बहुत ही वियर्ड एम्बैरेसमेंट का जो है सामना करना पड़ सकता है, स्कूल में, रोड में, कहीं पर भी। अगर वो पहले से ही रेडी रहेगी तो उसको पता होगा कि बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होने वाला है या हो सकता है, तो वो मेंटली प्रिपेयर रहेगी। बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आते हैं, जैसे कि आवाज़, लड़कियों की आ, लड़कों की आ, ये सारे चेंजेस को आपको बच्चों को कंडक्ट करना चाहिए कि तुम्हारी एज बढ़ रही है, तुम्हारे बॉडी में डिफरेंट हार्मोन का फ्लो होगा, तुम ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होगे, तो इससे बहकने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को संभाल के रखना है मेरे बच्चे, और आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। ये सब तो भैया मिथ्या है, हार्मोनल चेंजेस है। आपको अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा, खुल के समझाना पड़ेगा, तब तक समझाना पड़ेगा जब तक कि वो बच्चा समझ ना जाए, ठीक है। जैसे मैं हूं तो मैं तुम्हें समझाती हूँ ना, ये हार्मोनल, जैसे मैंने एक रियल लव और फेक लव का एक वीडियो बनाया है, उसको देखना आप, जिसमें मैं आपको बताया कि व्हाट इज द लास्ट अट्रैक्शन एंड क्या नाम से अटैचमेंट। उसमें मैंने आपको समझाया कि एवरीथिंग जो भी आपकी बॉडी में चल रहा है, अगर आपके एडोलेसेंस एज पे चल रहा है, अगर आपकी प्यूबर्टल एज पे चल रहा है, तो वो सब हार्मोनल खेल है बच्चों, उस पर बहकने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अंदर संयम रखना चाहिए। लड़कियों को मैं बताती हूँ कि आपको सफाई, जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तो आपको है साफ सुथरे जो है सैनिटरी नैपकिन्स यूज करने चाहिए, ठीक है। कभी भी कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मैं बच्चों को अवेयर करना बहुत जरूरी है और पेरेंट्स को बहुत जरूरी है। तो हमें RCHA बताता है कि एडोलेसेंस एज वालों को, या हर एज वालों को ये पता होना चाहिए, एडोलेसेंस वालों को सेक्स रिलेटेड चेंजेस पता होने चाहिए। उसके बाद सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। उसके बाद जो भी कपल हैं, जो शादीशुदा कपल हैं, उनको ये अवेयर कराना चाहिए। जैसे कि मैंने देखा है कि जो सुना है, मैंने देखा भी है, डिस्कस भी किया है, जो गांव की औरतें रहती हैं, दे ऑलवेज, उनको अगर जैसे मान लो इन्फेक्शन हो गया है, सपोज दैट यू कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, वो बताती नहीं है किसी को। अब वो बताती नहीं है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स वो मेल को फैल जाता है, और मेल जो है इतने छाती चौड़ी करके घूमते हैं कि वो नहीं बताते, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फीमेल को आ जाता है। तो अगर हम सेफ जो है हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करेंगे तो ये इन्फेक्शन कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। इफ़ वी आर यूजिंग द कॉन्डम्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, हाउ द इन्फेक्शन गेट ट्रांसमिटेड टू द फीमेल, ठीक है। तो ये हमको बताना पड़ेगा और इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि निरोध जो होता है, कॉन्डम्स जो होते हैं, ये फ्री में मिलते हैं, लोगों को अवेयर इसीलिए कराया जाता है। तो इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है यार। आप मेडिकल स्टोर में जाके कॉन्डम्स नहीं मांग सकते हैं तो आप, ये गलत बात है, आपको मांगना चाहिए क्योंकि आपका हक है, क्योंकि आप इंडिया के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं।
तो सेक्सुअल कंटिन्यूसली जो है आपको पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्लीनिंग करनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की क्लीनिंग करनी चाहिए। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आपके पार्टनर को इन्फेक्शन ना फैल जाए। अगर आपको लगता है फैल सकता है तो यूज़ अ कॉन्डम्स, और वैसे भी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमें जो है इस्तेमाल करना ही चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अनहाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से बेसिकली इन्फेक्शन एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में पहुंच जाता है, क्योंकि फ्लूइड्स जो होते हैं बॉडी के, वो फ्लूइड से इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। और एड्स तो एक भयंकर प्रॉब्लम है जो सेक्सुअली इंटरकोर्स से फैल सकता है। ठीक है, सो आरसीएच हमको ये बताता है कि लोगों को इन सब पॉइंट्स में हमको अलर्ट करना जरूरी है। किस पे बताया मैंने? पहले मैंने बताया कि बच्चों को, आपको बढ़ते बच्चों को आपको उनके बॉडी में चेंजेस जो है उससे अवेयर कराना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो खुल के बात करनी चाहिए। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्लीनिंग का ध्यान रखना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आपको हो सकती हैं, इसका आपको पता होना चाहिए अगर आपने सेफ और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस नहीं की सेक्सुअली। ठीक है, educating the people, especially fertile couple and those in the marriageable age group, about the given aspects below would address the importance of bringing up socially conscious healthy families desired size। जो भी नई जिनकी शादी हुई है, ठीक है, बहुत एक्साइटेड है जीवन में, उनके चारों तरफ दिल बाग बाग हो रहा है, उन्हें हमें ये बताने की जरूरत है कि भैया ऐसा है कि एक्साइटमेंट में 10 बच्चे मत पैदा कर दियो। ठीक है, आपको जो है बच्चे 2 ही चाहिए, तो उनको उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताने पड़ेंगे आपको यार। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर आप 1 बच्चा पैदा करते हो या 2 बच्चे पैदा करते हो तो उनकी अपब्रिंगिंग में जितना पैसा लगेगा, उनकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं वो। पर अगर 10 बच्चे पैदा करोगे तो उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होगी और हो सकता है कि वो चोर और डाकू बन जाए। ठीक है, और चोर डाकू बनकर आपको घर से बाहर निकाल दें। तो उनको इस तरीके से डराना चाहिए अपने को कि बच्चे 2 ही करना, इससे ज़्यादा करोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप उनको किसी भी तरह एन प्रकार आपको किसी भी कपल को ये समझाना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों कि आप क्या करिए। आप एक तो पहले सेक्सुअली प्रैक्टिसेस साफ सुथरी करिए। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स साफ सुथरे और ढंग से करिए। ऊपर से दूसरी बात आपको ये बताना जरूरी है कि भैया ऐसा है कि बच्चे से ज़्यादा मत करना, क्योंकि तुम्हारा पूरा कमाई खत्म हो जाएगा, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बच्चे पालने में लग जाएगी। तो ये सब बताओगे तो वो डर जाएंगे और फिर जो है वो हमारे आरसीएच के फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, सो हमें ये बताना चाहिए कि हमें, अच्छा दूसरी बात ये है कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आरसीएच का गोल है सपोर्टिव एनवायरनमेंट। मैंने देखा है बहुत सारे गांव वगैरह में कि फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं, कुएं से पानी निकालने जाती हैं। ये आरसीएच के गोल हैं, ये सब आरसीएच के गोल हैं। बताया मैंने, सेक्स एजुकेशन देना, फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स को बताना, एजुकेट करना ताकि वो सबको एजुकेट करें। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब पे जो है सेक्स एजुकेशन के पोस्ट डालना, एड्स करना ताकि लोग सीखें। लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ, STIs, STDs जिसको हम कहते हैं, चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, इन सब के बारे में बताना। सेक्सुअल हाइजीनिक प्रैक्टिसेस करना। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले चेंजेस के बारे में बताना और साथ में सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना, बच्चा सही तरीके से। अब देखो ऐसा है, कोई नहीं मान रहा है तो ना माने, ठीक है, अब हम क्या मर तो जाएंगे नहीं, प्रैक्टिस करते रहेंगे, बताते रहेंगे रहेंगे लोगों को। पर अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसे ताने देना, उससे काम करवाना जिससे वो खुद मर जाए, बच्चा जो है ना रहे। तो इसलिए हमको प्रॉपरली एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना चाहिए। अगर कोई टीचर, कोई फैमिली फ्रेंड्स आपसे खुल के बात करता है और आपसे पूछता है कि तुमको क्या बताओ, तुमको उसने ऐसे तो नहीं छुआ, तो आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं, खुल के बात करिए और उन लोगों को सपोर्ट करिए जो आपसे इस बारे में खुल के बात करते हैं, लाइक मी और आपके और टीचर्स। उनको सपोर्ट करिए कि हाँ मैम आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, सोशली अवेयर कर रही हो लोगों को। ठीक है, समझ में आ गई बात, डन हो गई। और हमें उनको जो नए नवेले नवयुगल शादी जोड़े हैं उनको बताना चाहिए कि अगर आपकी फैमिली की साइज छोटी रहेगी तो आपको भविष्य में चल के बहुत फायदे हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आरसीएच के गोल हमको क्या क्या करने कहते हैं। उसके बाद हमें लोगों को ये बताना है कि चलो आपने 2 बच्चे पैदा, इज़न्ट इट सो क्यूट। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं, ध्यान समझो क्या बोल रहे हैं ये, अगर जो फैमिली प्लानिंग जो लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं और
अब वो नहीं चाहते बच्चे पैदा करना, पर एक्सीडेंटली तो इंसेमिनेशन हो सकता है, इसमें तो कुछ नहीं है। तो आप लोगों को उनको बर्थ कंट्रोल के ऑप्शंस बताओ, ठीक है। अब तुम्हें खुद को बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस नहीं पता रहेंगे तो आरसीएच ने बोला है ना, आरसीएच हमको फैमिली चाइल्ड हेल्थ केयर वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंदर हमको बहुत सारे एड्स आते हैं, मालाडी खा लो, आईपिल खा लो, ये खा लो, ये सब जो आरसीएच के अंदर ही आता है। और आरसीएच के अंदर ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये हमको बताते हैं कि समय समय पर इफ़ यू डोंट वांट किड, ठीक है, अगर आपके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं तो आप ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो शर्माते हैं, ठीक है। मेल्स जो होता है वो शॉप में जाके कॉन्डम नहीं खरीद सकता, ठीक है, वो शर्माता है, ओके। फीमेल जो होती है उसको कॉपर टी लगवाने में शर्म आती है, उसको ट्यूबेक्टोमी करवाने में शर्म आती है, मेल्स को नसबंदी कराने में शर्म आती है। अरे शर्म नहीं करना है यार, अल्टीमेटली 10 बच्चे आपके आ जाएंगे और आप ही के पैदा हो जाएंगे और फिर आप ही को परेशानी होगी। समझ में आ गई बात? सो हमें जो है बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस बताने चाहिए नवयुगल जोड़ों को कि भैया 2 हो जाए तो ये फॉलो करें, ठीक है। दूसरी बात, अगर प्रेगनेंसी हो गई, मैंने पहले बोला सपोर्टिव एनवायरनमेंट दो फीमेल को, ठीक है, ठीक है। मतलब मैंने देखा है लोगों को कि जैसे मतलब एक तो लड़की की चाह लोगों को इतनी ज़्यादा, लड़के की चाह इतनी ज़्यादा होती है लोगों को कि अगर उनकी 3 लड़कियां हो गई तो उनको लगता है चौथी होगी तो उसकी ऐसी कम तैसी किए रहते हैं। तो हमें प्रॉपरली प्रेग्नेंट वुमन की केयर करनी चाहिए, चाहे जेंडर कोई भी हो, ठीक है। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। आरसीएच हमको ये बोलता है कि हमको एक तो बर्थ के कंट्रोल ऑप्शंस बताने चाहिए, कोई ये नहीं है, ठीक है। ये एक और पॉइंट है, ये आरसीएच का एक पॉइंट है, ये पॉइंट कि हमें बर्थ कंट्रोल ऑप्शन बताने चाहिए। प्रेग्नेंट मदर्स की केयर करनी चाहिए, जब बच्चा पैदा हो जाए तो माँ की भी केयर करनी चाहिए और बच्चे की भी केयर करनी चाहिए। और हमें ये बताना, देखो मैंने ना आशा वर्कर्स जो होती हैं, ठीक है, जो एनजीओ, जो आपके आशा वर्कर्स होती हैं जो पोलियो के टीके लगाती हैं, ठीक है, मैंने गाँव में देखा है कि बहुत सारे, मैंने मेरी ड्यूटीज़ लगती थी तो मैं देखती थी बहुत सारे स्व सहायता समूह होते हैं वहाँ पे। ये स्व सहायता समूह जो है ना लोगों को अवेयर कराते हैं कि भैया जो है बच्चा पैदा हो गया तो कम से कम 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाना अपना, नहीं तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। अगर माँ प्रेग्नेंट है तो आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनको दलिया, ब्रेड, दूध, आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां सब दे के जाती हैं फ्री में, ताकि जो बच्चा आए वो स्वस्थ हो और नेशन के लिए कोई अच्छा काम कर सके। ऐसा नहीं है, देखो हमेशा आदमी, नेशन अगर आपके लिए कुछ कर रहा है तो बदले में वो आपसे कुछ चाहता है। तो अगर वो आपको दलिया, दूध, ब्रेड, दवाइयाँ, सब डिलीवरी, ये सब फ्री दे रहे हैं ना, तो वो चाहते हैं कि नेशन में एक ऐसा बच्चा है जो स्वस्थ हो और नेशन के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके, ठीक है। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ये बात बिल्कुल सही है। आरसीएच हमको ये बताता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो होते हैं ये हमको ये बताते हैं लड़का हो चाहे लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। अब तुम देखो ना, तुम मुझे देखो, मैं तो लड़की ही हूँ ना, पर पैरेलली अपने मेल टीचर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और बिल्कुल ऐसे तेजी से पढ़ाती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बाजू में कौन सा टीचर पढ़ा, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेरी फैमिली को आरसीएच प्रोग्राम से बहुत इन्फ्लुएंस मिला और उनको ये लोगों ने अवेयर किया कि भैया ये जो तुम्हारी लड़की पैदा हुई है बड़ी इंटेलिजेंट, इसको अच्छे से पढ़ाना। उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो मेरी फैमिली एजुकेटेड थी, मैं एजुकेट आपको कर रही हूँ और आगे चल के मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको ऐसे ही एजुकेशन दूंगी ताकि वो पूरे समाज को एजुकेट कर सके। सो टीचर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े एजुकेटर होते हैं, वो पूरे इंडिया को, एक अच्छा टीचर पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमें ये बताना चाहिए लोगों को, ओके। नाउ अब मैंने आपको बताया यहाँ पर अपन लोग क्या बात कर रहे थे, तो ये आरसीएच के गोल्स हो गए, ठीक है। बहुत सारे गोल्स मैंने आपको पढ़ाए कि व्हाट द आरसीएच वांट, क्या क्या करना चाहिए हमें, सब कुछ केयर करनी चाहिए मदर की, सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो है उनको प्रॉपरली पालना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना चाहिए। और एक्चुअली इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत इसलिए भी है मेरे बच्चों, क्योंकि इंडिया में सेक्स रेशियो जो है ना उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी है। आई बात समझ में, इंडिया में सेक्स रेशियो की धज्जियां उड़ चुकी है। सिर्फ क्यों? क्योंकि हम जो है मेल और फीमेल को बहुत अलग मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी के बाद भी लड़कियां अपने माँ बाप की केयर कर सकती हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए। तो फिर जो है लोग लड़कियों को बोझ क्यों समझते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। दोनों लड़का लड़की एक ही बराबर है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। और ये जो लोगों के मन में जो अवधारणाएं हैं कि हमको लड़की नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और इसके बाद वो जो है फीमेल जेंडर फिटिसाइड करते हैं, बच्चे को मार देते हैं घर में। दिस इज़ द मोस्ट पैथेटिक थिंग आई एवर सीन, ठीक है। मैं घटिया चीज़ है ये, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और इसके लिए वो एक, जैसे वो गर्भ में ही पता लगा लेते कि लड़की है कि लड़का है,
समझ में आ रही बात? वो गर्भ में ही पता लगा लेते हैं कि लड़की है कि लड़का है। और लड़की है कि लड़का पता लगाने के लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं विच इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस। अब ये लड़का लड़की पता लगाने के लिए एग्जैक्टली टेक्निक नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। दिस इज नॉट द टेक्निक जिससे हम एग्जैक्टली लड़का लड़की पता लगाते हैं। इस टेक्निक से बेसिकली हम बच्चे के क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के बारे में पता लगाते हैं। तुमको पता है इंडिया में ये ट्रेंड है, ध्यान से सुनना मेरी बात क्या बोल रही हूँ। इंडिया में ये लॉज हैं कि अगर आपका फीटस सही साट नहीं है तो एमटीपीज हम करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर बच्चे को कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर बच्चे को कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है तो हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से कहीं तक, ठीक है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है? इसे पता लगाने के लिए वी हैव अ टेक्निक कॉल्ड एज एमनियोसेंटेसिस। समझ में आई बात? एमनियोसेंटेसिस का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, वो बात अलग है, पर मेनली इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो एमनियोसेंटेसिस जो होती है वो 24 हफ्तों के बाद होगी। मतलब चार महीने का जब प्रेगनेंसी 12 से 24 हफ्तों के बाद, मतलब 12 हफ्तों के बाद ही होती है। तो ये मतलब मान लो कि 12 से 15 हफ्तों के बाद अगर कोई टेक्निक हो रही है तो उस समय बच्चा बहुत डेवलप हो चुका है, ठीक है। उसके पहले आप एमनियोसेंटेसिस नहीं कर सकते। और इसमें हम क्या करते हैं, ये बेसिकली सटीक प्रोग्राम कब देता है, 14 हफ्तों के आसपास ये बहुत अच्छा प्रोग्राम मतलब परिणाम देता है, रिजल्ट देता है। इसमें हमको करना क्या है, बेसिकली ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के साथ साथ ये बहुत सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को पता लगाता है। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं एमनियन। एमनियन इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिसके अंदर बच्चा पड़ा हुआ रहता है। बच्चे के अंदर जो है उसके चेम्बर के अंदर फ्लूइड होता है। एमनियन एक लेयर है जिसके अंदर बच्चा पड़ा रहता है या रखा हुआ रहता है, पाया जाता है, और यहाँ पर एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब बच्चे की जो सेल्स होती है ना, जो बॉडी की सेल्स, वो उसमें शेड आउट हो के उस फ्लूइड में आती रहती हैं। हम लोग करीब 14 से 15 हफ्ते में ये सिरिंज जो है उसके एमनियन के अंदर डालते हैं और फ्लूइड निकाल लेते हैं, ठीक है, और वो रीजनरेट हो जाती है। बहुत पहले नहीं करना चाहिए इसको क्योंकि एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं क्योंकि फ्लूइड लीक हो जाता है। उसके बाद फ्लूइड का हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर उन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स देखते हैं। क्रोमोसोम में एनिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, कौन सी जो है डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है, कोई ऐसा सिंड्रोम तो नहीं है, कोई क्रोमोसोम ज़्यादा तो नहीं, कोई क्रोमोसोम कम तो नहीं है, इसका एनालिसिस किया जाता है जिससे ये पता लग जाता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। अगर ठीक नहीं है तो एमटीपी का ऑप्शन होता है। बहुत सारे लोग, अच्छा इससे हमको जो अंदर जो सेल के अंदर डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं तो हमें क्रोमोसोम पता लग जाता है कि एक्स है कि एक्स वाई है, तो हमें सेक्स भी पता लग जाता है। पर कुछ लोग बच्चे की एबनॉर्मलिटीज या ये पता लगाने के लिए नहीं करते, कुछ लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं, विच इज द मिसयूज ऑफ द एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। सो फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है, क्रोमोसोमल पैटर्न, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में होती हैं सेल्स और ये सेल शेड आउट किससे होती हैं, बच्चे से, ठीक है, सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। Statutory ban on the amniocentesis ban on the amniocentesis for the sex determination to legally check the increasing में female fetus। अब ये फीटिसाइड का प्रॉब्लम ये है, पता तुम्हें, लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनकी लड़की है या लड़का है, ठीक है। उनको अगर ये पता चल जाए कि उनके गर्भ में क्या है, लड़की है, तो वो उसको पहले से किल करने की सोचते हैं। बट दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस कि हमको कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमको ये अवेयर कराना चाहिए कि लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ बहुत सारे मेल टीचर्स पढ़ाते हैं, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनसे बेटर शायद पढ़ा सकती हूँ। इसका मतलब ये कि दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम दोनों इक्वल जैसा काम कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है और हमें कभी इसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा, हम लोग जैसे मान लो कि गर्भ के अंदर कुछ कमी हो रही तो हम एमनियोसेंटेसिस से चीज़ों को मटेरियल को अंदर पहुंचा सकते हैं। सम प्रोग्राम्स दैट आर मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन, ठीक है, बहुत सारे इसके मेरिट हैं और कुछ जो है इसके डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, फीटिसाइड हो जाती है। मेरिट्स क्या है कि इम्यूनाइजेशन हम कर सकते हैं, मटेरियल पहुंचा सकते हैं, हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का पता लगा सकते हैं। मेरिट्स का मतलब फ़ायदा, डिमेरिट का मतलब घाटा, ठीक है। प्रोसीजर कैसे करते हैं हम लोग,
एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन द सेल्स फ्रॉम द स्किन ऑफ द फीटस एंड अदर सोर्सेस। इस फ्लूइड देखो ऐसे इंजेक्ट कर रहे हैं 12 से 14 हफ्ते के बीच में, ठीक है, उसके बाद ही करो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद डालते हैं फ्लूइड, निकालते हैं तो जो स्किन की सेल्स होती हैं वो इस फ्लूइड में आ जाती हैं। इस सेल्स के से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि सेक्स क्या है इन्फेंट का, और अगर क्रोमोसोम अब सेल है तो डिप्लॉइड सेल होगी, डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम पता लगा लो ना कौन से 46 होंगे तो पता लगा लो कि कौन से क्रोमोसोम का बैंड कैसा है, शेप सही है या नहीं सही है। ऐसा तो नहीं ज़्यादा क्रोमोसोम, ऐसा तो नहीं कि कम क्रोमोसोम है, ठीक है। और इसमें अगर आपकी सेल में कोई केमिकल है या फ्लूइड में कोई केमिकल है तो वो भी पता लग सकता है, ठीक है। नाउ हमेशा मैंने आपको बताया कि जो 12 से 14 हफ्ते के बीच में जब ये प्रोसेस करोगे तो फीटस काफ़ी बड़ा हो चुका है, 3 से 4 महीने का फीटस हो चुका है। अब अगर ये पता चले कि फीटस जो आपका गर्भ है उसमें लड़की है और उसके बाद उसका फीटिसाइड कर दे, अबॉर्ट करवा दें बच्चा, तो फीमेल को बहुत दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि इसमें फीमेल की डेथ भी हो जाए क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। समझ में आ गई बात? तो हमें कभी भी एमनियोसेंटेसिस इस टारगेट से नहीं कराना है कि हमें जेंडर पता करना है, ठीक है। इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट द चाइल्ड इज लाइकली टू सफर फ्रॉम अ सीरियस इनक्योरेबल कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स, या कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि क्लेफ्टेड अपर लिप हो सकता है, ठीक है, जैसे कि उसको कोई स्किड हो सकता है, कोई और दूसरा डिसऑर्डर हो सकता है जो जन्म से हाथ पैर सही नहीं बन रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर पता चल जाए कि फीटस को गर्भ में कोई डिफेक्ट है तो उसे अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये भी पता लगाने के लिए हम लोग जो है ये टेस्ट करते हैं, एमनियोसेंटेसिस करते हैं, इसलिए फीटस को अबॉर्ट कर देना सही रहता है उस समय पर। मिसयूज क्या करते हैं, हमें अनबॉर्न चाइल्ड की क्या कर देते हैं, सेक्स डिटरमाइन करवाना इज इलीगल है, ये लीगली सही नहीं है। और लोग अगर सिर्फ इस इंटेंशन के लिए करा रहे हैं कि भैया तुम्हें ये पता लगाना है कि लड़की है कि लड़का, लड़की है तो मार देंगे, तो ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है, ठीक है। और लोग जो है इंडियन सोसाइटी इतनी ऑर्थोडॉक्स है कि शायद वो इसीलिए करवाती होगी, ठीक है, शायद मतलब 50% लोग इसीलिए करवाते हैं, पर 50% लोग आजकल इतने तेज हो गए हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे लड़का हो या लड़की। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड टू इम्प्रूव अपन एग्जिस्टिंग वन। हमेशा कंटिन्यूसली एनजीओज आपकी गवर्नमेंट लगी रहती है कि किस तरीके नए नए मेथड्स आते हैं। आपने देखा होगा नए नए कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स आते हैं, नए नए टेक्निक्स आते हैं कि इस तरीके से जो है अपन पॉपुलेशन रोक सकते हैं, ये करोगे तो बढ़िया जो है बच्चा पैदा होगा, ये करोगे तो ये होगा। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन क्यों लगे हैं, ताकि आपको बेटर फैसिलिटी दे सके और इंडिया को फायदा हो इससे। समझ में आ गई बात? नाउ हमको पता है कि जैसे कि हमको बच्चा नहीं पैदा करना है तो वी ऑलवेज यूज द कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में हम लोग ARTs में पढ़ेंगे, उसके बारे में मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में पढ़ेंगे हम लोग, ART में मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में पढ़ेंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पढ़ाऊंगी मैं। पर मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास भयंकर वाली पिल्स हैं, डेली पिल्स होती हैं, वीकली पिल्स होती हैं, जब इंसेमिनेशन हो जाए तुरंत रोकने के लिए, गर्भ रोकने के लिए होती हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की पिल्स हैं। आपको पता है कि सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स जो कि CDRI लखनऊ ने डेवलप की है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इट इज़ अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट जहाँ पे मलेरिया और कैंसर पे बहुत अच्छा वर्क होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया यार, ठीक है। तो यहाँ पर सहेली को डेवलप कराया गया, ठीक है। सहेली को 1 हफ्ते में 1 बार लेना होता है, ये एक ऐसी पिल है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। जिनको बच्चा नहीं चाहिए तो वो रेगुलर अपना सेक्स लाइफ इंजॉय कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको हफ्ते में 1 बार आपको लेना पड़ेगा, जिससे कभी भी आपको कंसीव नहीं होगा, कंसेप्शन नहीं होगा, बल्कि कॉन्ट्रासेप्शन होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंसेप्शन एंड कॉन्ट्रासेप्शन। कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी होना और कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रेगनेंसी नहीं होना। सो इट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाई है। इसको हफ्ते में आपको 1 बार लेना है, ठीक है, और फिर इससे आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। उसके बाद तो ये देखो ये क्या है, मतलब पहले हमारे पास ऐसी पिल्स थी जिनको डेली खाना पड़ता था, ठीक है। अब ऐसी पिल आ गई जिनको वीकली खाना पड़ता है। अब ऐसी भी पिल्स आ गई जैसे आई पिल वगैरह हैं जिनको प्रेगनेंसी के अगर कंसीव आपको लगता है कि रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है, भाई जिसको बच्चा नहीं चाहिए उसके लिए तो रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी है, तो फिर वो तुरंत खा ले, ठीक है, 48 घंटे के अंदर खा ले तो भी नहीं बच्चा होता। तो अलग ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस ही तो है कि हम किसी भी तरीके से अगर बच्चा नहीं चाहिए तो हम कुछ भी मेथड्स, ये इतने सारे मेथड्स हैं, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। Better awareness about the sex-related matters increased a number of medically assisted deliveries and better postnatal care, leading to the decreased maternal infant। अच्छा, इससे क्या हुआ, लोगों को जानकारी हुई। देखो हमने इतने सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बनाए, हमने इतनी सारी चीजें बनाई, इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि लोग अवेयर हुए कि बच्चे 2 ही अच्छे, चाहे हमको वैसेक्टोमी करानी पड़े, ट्यूबोक्टोमी करानी पड़े, पिल्स लेनी पड़े, कुछ भी करना पड़े हमें, पर वी आर अवेयर, ठीक है।
ठीक है, वी आर अवेयर, कॉन्डम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जिससे हमें बच्चा, जिससे हम, अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो ठीक है, बच्चा भी नहीं चाहिए तो भी ठीक है। हम सेक्स रिलेटेड मैटर्स पे बात करने वाले इसलिए लगे, इसलिए लोग फ्री हो गए। हमारे पास इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज आ गई जिससे बच्चा भी स्वस्थ रहता है और माँ भी स्वस्थ रहती है। आरसीएच का यही गोल है कि या तो आपके 2 बच्चे हो गए तो बच्चा पैदा मत करो, अगर अवेयर रहो, पर अगर 2 बच्चे हो रहे हैं तो उनको सही से हो जाने दो। इसके लिए आपको मदर चाइल्ड दोनों की केयर करनी जरूरी है। इससे क्या होता है, मेडिकली अच्छा हो गया है आपका साइंस, तो क्या हुआ, इससे माँ की मृत्यु कम होने लगी, बच्चे की भी मृत्यु कम होने लगी। इससे क्या हो गया है कि जो कपल्स थे वो इतने होशियार हो गए कि उनको समझ में आया कि भैया अगर मेरी इनकम इतनी है तो इससे सिर्फ 1 या 2 ही बच्चा पल सकता है, ज्यादा बच्चा पालेंगे हम लोग तो बच्चे के भी जीवन बर्बाद होगा और हमारा तो होना ही है। ठीक है, नाउ इससे हमको क्या हुआ कि जो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पे लोग बात करने लगे, वो बताने लगे कि मुझे ये सिम्टम है तो मुझे ये दवाई खानी चाहिए, वो दवाई खाने से वो चीजें क्योर हो सकती हैं। पर आप मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या बोल रही हूँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कब क्योर होंगी, जब आप बताओगे डॉक्टर को। तो लोग इतने अवेयर हो गए कि वो फ्री हो गए, चलो ठीक है बात कर सकते हैं। ओवरऑल इंक्रीज हुआ मेडिकल फैसिलिटीज पे, ठीक है, जिससे सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम सबको पता लगने लगी और सब उसका क्योर ढूंढने लगे। जब प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसका क्योर कैसे होगा यार, समझो। पहले आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा मुझे, तब तो डॉक्टर उसका क्योर बताएगा। अगर क्योर नहीं है तो क्योर ढूंढेंगे हम लोग। ऑल दीज इंडिकेट द इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटीज। ये सब अगर आप फॉलो करते हैं, अवेयर हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आप फ्री हैं, आप एनजीओज को फॉलो करते हैं, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, तो आपको एक बेटर सोसाइटी में रहने का और किसी दूसरे को बेटर सोसाइटी प्रोवाइड करने का हक है। ठीक है, ये आरसीएच के गोल हैं। समझ में आ गई बात, डन हो गई इतनी बात। नाउ यहां पर ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं। यहां पर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, बट आई थिंक पॉपुलेशन के बारे में दिस इज इनफ, और पॉपुलेशन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सो मैंने आपको बताया कि इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के कारण हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ में मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन वेलफेयर जो है, चाइल्ड हेल्थ केयर वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, ये बेसिकली हमको अवेयर कराने के लिए होते हैं। तो आज हमने एमनियोसेंटेसिस एंड गोल्स ऑफ ह्यूमन चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया में जो इतनी पॉपुलेशन है उसका कारण क्या है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप कि जो कहानी आज मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाई कि आरसीएच के क्या गोल होते हैं, उसका गोल सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ पॉपुलेशन बचाना है, आपको उसका गोल ये भी है कि लोगों को अवेयर कराना है ताकि उन्हें कोई सेक्सुअली डिजीज ना हो, लोगों को अवेयर कराना है ताकि वो अपने किसी सेल्फ टच और दूसरों के टच पे अंतर कर पाए, छोटे बच्चों को अवेयर कराना है ताकि वो किसी अनवांटेड सिचुएशन में फंस भी जाएं तो वो अपना डिसीजन खुद ले सके। आरसीएच का गोल ये है कि अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है तो उसकी केयर कैसे करो, उसको बचाओ, नहीं तो वो मर जाएगी। तो भैया ये तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा फेलियर है। अगर माँ प्रेग्नेंट है तो बच्चे की केयर कैसी होगी, आंगनबाड़ी वगैरह सब आरसीएच के प्रोग्राम के फलस्वरूप ही हमको मिले हैं इंडिया में यार, समझ में आई बात। और फिर मैंने आपको पढ़ाया एमनियोसेंटेसिस, जिसमें हम सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं, पर वो किसी फीटिसाइड के लिए नहीं, वो हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करा सकते हैं कि हमको पता चले वी आर एक्साइटेड कि हमारा बच्चा कौन सा होने वाला है। पर आजकल वो भी लोग नहीं बताते हैं, पर क्या पता किसी का दिमाग कब घूम जाए। एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया लोग करते हैं ताकि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, केमिकल, इन सब का डिटेक्शन हो सके। आई होप यू लर्न द गोल ऑफ आरसीएच, ह्यूमन चाइल्ड हेल्थ केयर वेलफेयर प्रोग्राम्स, एंड आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द टेक्निक ऑफ एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन क्या है, पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है और क्या कारण है, और बढ़ती हुई पॉपुलेशन से हम कैसे बच सकते हैं। आई होप कि जो पढ़ाया वो आपको समझ में आए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।